नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन घटनाओं को विभिन्न प्रकार के वेबसाइट्स, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर और जो सरकारी चैनल हैं उनके माध्यम से इस डेली करंट अफेयर को लाया जाता है। और इसमें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से आपके समक्ष ये प्रोग्राम लाया जाता है, ताकि आप जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे रूबरू हो सकें और अपनी तैयारी को गति दे सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो अभी हाल ही में 25 जून 2025 को अमृत मिशन के क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसका पूरा नाम अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न ही एक न ही दो। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो 25 जून 2025 को अमृत मिशन के क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूर्ण हुए। अमृत मिशन के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत है। इसके परिचय की बात करें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है और शहरी भारत को अधिक समावेशी, टिकाऊ एवं रहने योग्य बनाने पर केंद्रित है। कल के क्लास में हम लोगों ने लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो उसी पर आधारित है कि किस तरीके से हम शहरों को रहने योग्य बनाएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति के साथ नल एवं सीवरेज कनेक्शन उपलब्धता सुनिश्चित करना, हरियाली एवं अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों जैसे पार्क का विकास करके शहरी सुविधाओं में वृद्धि करना, सार्वजनिक परिवहन या बिजली चालित परिवहन अपनाकर और पैदल तथा साइकिल पथ के लिए सुविधा निर्माण से प्रदूषण कम करना। इसके शुभारंभ की बात करें तो अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। नोडल मंत्रालय की बात करें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसमें शामिल शहर कौन कौन से हैं? तो इस मिशन में 500 चयनित शहर एवं कस्बे शामिल हैं। स्वीकृत योजनाएं की बात करें तो इस मिशन के तहत 77,640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस मिशन के कुछ प्रमुख घटक भी हैं, जैसे कि जलापूर्ति। तो जलापूर्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जल तनाव की स्थिति बन जाती है प्रतिवर्ष और विशेषकर ग्रीष्म काल में, ठीक है, तो उस समय जलापूर्ति हो सके और जलापूर्ति प्रणालियों में मौजूद जलापूर्ति का संवर्धन किया जा सके, जल उपचार संयंत्र लगाया जा सके और सार्वभौमिक तरीके से निगरानी की जा सके। तो इसका ये घटक है। सीवरेज की बात करें तो विकेंद्रीकृत नेटवर्क युक्त भूमिगत सीवरेज प्रणाली इसमें अपनाई जाती है, ताकि जो भी वेस्टेज है, घरेलू अपशिष्ट है, उनका सही से निस्तारण हो सके। सेप्टेज की बात करें तो इसके माध्यम से जो सेफ्टी टैंक है उनको यांत्रिक या जैविक सफाई या परिचालित लागत की पूर्ण वसूली के अनुसार जो है लगाया जाता है। जो एसटीपी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके तहत ये लगाया जाता है। शहरी परिवहन की बात करें
तो बस और अंतर्देशीय राजमार्गों के लिए नौका और बड़ी नौका जो है इसमें स्थापित करना है। साथ ही साथ फुटपाथ और पटरी पर जो पटरी होती है उस पर आवागमन सुनिश्चित हो सके, ओवरब्रिज का निर्माण करना इत्यादि इसमें शामिल है। हरित स्थान एवं पार्क की बात करें तो बच्चों के अनुकूल या जो भी जन समुदाय है वो रह रहे हैं जिस भी शहर में, उनके अनुकूल जो है विशेष प्रकार के हरित स्थान एवं पार्कों का विकास किया जा सके। साथ ही साथ क्षमता निर्माण, तो इसके 2 घटक हैं, एक है व्यक्तिगत, एक है संस्थागत। क्षमता निर्माण मिशन केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे गांवों तक भी यानी कस्बों तक भी लाया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख घटक है। उसके बाद सरकार ने अमृत 2.0 भी लॉन्च किया था। तो इसका शुभारंभ जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। यह सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करता है और इसका उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है अमृत 2.0 का? तो इसका प्रमुख लक्ष्य मूल रूप से 500 अमृत शहरों में सीवरेज व सेप्टिक प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। विगत 10 वर्षों में अमृत एवं अमृत 2.0 की समग्र उपलब्धियों की बात करें तो अमृत 2.0 के तहत 2,73,649 करोड़ रुपए की लागत वाली 14,828 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर लगभग 1,12,368 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। इस मिशन के तहत 2.03 करोड़ नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 9511 एकड़ क्षेत्र में 544 जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया है। 99 लाख LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, ठीक है, और इससे 666 करोड़ किलोवाट घंटे बिजली की बचत हुई है और वार्षिक 46 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो अभी रोडों पर देख रहे होंगे जो सोडियम वेपर लैंप होता था पहले लगता था, उसके जगह पर LED लाइट लगाई गई है। कितनी? 99 लाख। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 13 शहरी स्थानीय निकाय द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 4,984 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सालखन फॉसिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है? कहीं कहीं सलखन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और प्रचलित नाम सलखन ही है जहाँ पर यह अवस्थित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है बिहार। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और रॉबर्ट्सगंज के आसपास में अवस्थित है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो सालखन फॉसिल पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। सालखन फॉसिल पार्क सोनभद्र उत्तर प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। पार्क जो है सालखन गांव के पास अवस्थित है और रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम अस्थायी सूची में शामिल होना होता है। इस प्रक्रिया के तहत यूनेस्को की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाता है जो आम तौर पर 1 वर्ष का समय लेता है। पार्क अगले 2 वर्षों के भीतर स्थायी विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। यह मान्यता उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन छवि को मजबूत करेगी और राज्य टूरिज्म व वैज्ञानिक शोध का केंद्र बनाएगी। अब देखिए, जब यूपी स्पेशल जब आप पढ़ते हैं और वहाँ पर यूपी PCS का जब आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं, करंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पार्क को दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है, इसीलिए जो है इसे फॉसिल्स पार्क यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल है जहां पर नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप समझ लीजिए कि अभी केंद्र सरकार ने 6 नए राज्यों में परमाणु ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा की थी। उसी के तहत पहला परमाणु संयंत्र जो है उस राज्य में, किस राज्य में स्थापित हो रहा है, ये प्रश्न है मुख्यतः। तो ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन डी कह रहा है बिहार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिहार। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। पटना में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की 5वीं बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री ने यह घोषणा की कि बिहार में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो पूर्वी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बिहार के लिए क्या महत्व रखता है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो इस परियोजना के माध्यम से राज्य में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन तथा तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। तो ये बिहार स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्युत की कमी और सीमित आधारभूत संरचना से जुड़ी बिहार की पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए यह कदम इसके ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इलियामना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका के अलास्का में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अमेरिका में अवस्थित है, अलास्का में। तो इलियामना स्कालर ज्वालामुखी का नाम है। स्थान की बात करें तो इलियामना ज्वालामुखी अलास्का में स्थित है। आखिरी विस्फोट यह ज्वालामुखी आखिरी बार 1867 में फटा था। हाल की गतिविधि के बारे में बात करें तो नासा और USGS के लैंडसैट 8 उपग्रह ने 10 जून 2025 को ज्वालामुखी की एक छवि ली जिसमें वह रेडी टू रंबल यानी सक्रिय अवस्था में दिखाई दिया। 15 जून को सुबह 4:30 बजे स्थानीय समय पर क्षेत्र में भूकंपी गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई। भूकंपों की दर की बात करें तो प्रारंभ में हर मिनट में कई भूकंप महसूस किए गए। बाद में यह दर घटकर लगभग 1 भूकंप प्रति मिनट रह गई। स्टीम प्लम्स इसके पूर्वी हिस्से में कभी कभार भाप के गुबार यानी स्टीम प्लम्स देखे जाते हैं, लेकिन कोई सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किसने किया है? तो क्या है? अदम्य नामक फास्ट पेट्रोल वेसल। ऑप्शन ए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी कोचिन शिपगार्ड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिपगार्ड, ऑप्शन डी गोवा शिपगार्ड लिमिटेड ने। तो यह जो है
मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल की बात करें तो अदम्य को 26 जून 2025 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल आईजीसी में शामिल किया गया है। जहाज जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 8 FPV यानी फास्ट पेट्रोल वेसल्स प्रोजेक्ट की पहली पोत है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित गियर बॉक्स लगाए गए हैं जो समुद्र में बेहतर और मैन्यूवरिंग लचीलापन और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। अदम्य को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो एक्जियोम 4 कर देते हैं यहाँ पर 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग न्यूज़ तो देखे होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त जानकारी भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह टेक्सास स्थित स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में ये तीनों विकल्प सही हैं, क्योंकि यह अमेरिका के टेक्सास स्थित स्टार्टअप कंपनी है एक्जियोम स्पेस नामक, और उसके द्वारा स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन में ये लॉन्च किया गया है एक्सियोम 4 मिशन। और यह जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, ये भी सही है। और शुभांशु शुक्ला जो है 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री हैं, क्योंकि इसके पहले 1984 में राकेश शर्मा जी वहाँ पर गए थे अंतरिक्ष में। तो इस संदर्भ में उपयुक्त तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करें तो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हुआ है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया। यह टेक्सास स्थित स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस मिशन की टीम में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं, अमेरिका, ठीक है, पोलैंड और हंगरी, साथ साथ भारत। अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, साथ साथ भारत। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे या अभी हैं। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय थे। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में बात करें तो यह मिशन एक्सियोम स्पेस एक निजी कंपनी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। तो इसमें 4 संस्थाएं हैं, कौन कौन से? एक्सियोम स्पेस है, एक निजी कंपनी है, ठीक, नासा है, इसरो है और ESA है। मिशन के अंतरिक्ष यात्री ISS पर 14 दिन बिताएंगे, जहां वे माइक्रो ग्रेविटी से जुड़े शोध और तकनीकी संबंधी प्रयोग करेंगे तथा आउटरीच गतिविधियों में शामिल होंगे। भारत के लिए क्या महत्व रखता है? तो माइक्रो ग्रेविटी में जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाएगी, क्योंकि भारत भी अपना अंतरिक्ष खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। इस मिशन में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति लाएंगे।
इससे भारत के युवा वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को प्रेरणा मिलेगी। यह मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि भारत वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करें तो यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, यानी लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में। और आईएसएस के प्रमुख साझेदार हैं कौन कौन से, तो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका है नासा के माध्यम से, जापान है जाक्सा के माध्यम से यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और कनाडा के माध्यम से कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और रूस रोसकोसमोस के माध्यम से। इसका पहला हिस्सा 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और यह 2030 तक या उससे आगे तक अंतरिक्ष में एक परिचालनरत प्रयोगशाला और स्टेशन के रूप में कार्य करता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यह जो है राजस्थान में किया जाएगा और मैच भी शुरू हो चुके हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन मैच नहीं शुरू हुए हैं, कुछ दूसरा मैच चल रहा था, मैं उसे बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। तो यह जो है नवंबर 2025 में शुरू होगा। घोषणा जो है 26 जून 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। आयोजन स्थल राजस्थान, जहां जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण होगा। पहला संस्करण फरवरी 2020 में हुआ था। तो ये पहला संस्करण याद रखिएगा, पहला संस्करण फरवरी 2020 में हुआ था। ये खेल अंडर 25 आयु वर्ग के एथलीटों के लिए है। इससे पहले मई 2025 में बिहार में अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करता है। आयोजन में कम से कम 20 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कप्पाट गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यह जो है कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कपाट गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के गडग जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 244.15 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र शुष्क उत्तर कर्नाटक में स्थित है, लेकिन जैव विविधता के कारण इसे उत्तर कर्नाटक का पश्चिमी घाट कहा जाता है। यहाँ सूखी पर्णपाती वनस्पति, घास के मैदान, झाड़ीदार भूमि और नदी तटवर्ती क्षेत्र पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व भी है, जहाँ प्राचीन मंदिरों और खंडहरों के अवशेष मिलते हैं। ये स्थापत्य अवशेष चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश की विरासत को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों में शामिल हैं, जैसे कपाट गुड्डा जैन बस्ती, ब्रह्मा जिनालय, त्रिकुटेश्वर मंदिर और डंबल मंदिर। तो ये कुछ धार्मिक स्थल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अंतिम अधिसूचना जारी की है, जो 1 दशक लंबे संरक्षण आंदोलन का परिणाम है, इसीलिए यह चर्चा में है। जैव विविधता, वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो इसमें वनस्पतियां जो हैं, यहाँ की वनस्पति सूखी झाड़ीदार वनों एवं पर्णपाती जंगलों के अनुकूल है। क्षेत्रों में लगभग 400 औषधि पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे औषधि दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर बड़े मांसाहारी पाए जाते हैं, जैसे ग्रे वुल्फ, धारीदार लकड़बग्घा, तेंदुआ और गोल्डन जयकाल।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी उत्पत्ति यानी एससीओ की उत्पत्ति संघाई सहयोग संगठन की शुरुआत 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। यह संगठन शंघाई 5 समूह से विकसित हुआ था। तो इस संदर्भ में क्या करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो संघाई सहयोग संगठन, भारत ने संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत के इनकार के कारण यह बैठक संयुक्त घोषणा को अपनाए बिना ही संपन्न हो गई, क्योंकि एससीओ के नियमों के अनुसार संयुक्त घोषणा के लिए पूर्ण सहमति की आवश्यकता होती है। भारत के रक्षा मंत्री ने दोहराया कि भारत हमेशा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आम सहमति बनाने का पक्षधर रहा है। यह भारत की प्राचीन सोच वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया कि एससीओ दुनिया की 30% जीडीपी और 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आतंकवाद से निपटने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव और इनोवेशन व स्टार्टअप्स पर विशेष कार्य समूह जैसे कार्यक्रमों के जरिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इनोवेशन व स्टार्टअप्स पर विशेष कार्य समूह को भारत ने प्रस्तावित किया था। क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है, भारत के लिए महत्व रखता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारे में एससीओ सदस्य शामिल हैं, इसलिए इन देशों का समर्थन भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसी परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रति संतुलित करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। पश्चिमी देशों के प्रभुत्वाधीन यानी पश्चिमी देशों के प्रभुत्व में जो है प्रभावशाली संस्थाओं का प्रति संतुलन इससे प्राप्त हो सकता है। जैसे एससीओ ने व्यापार के लिए डॉलर की बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। इससे पश्चिमी दबदबे वाली संस्थाओं का प्रभाव कम किया जा सकता है। भारत को एससीओ में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे है चीन पाकिस्तान की नज़दीकी, चीन व पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को लेकर के नरम रुख, एससीओ को एक पश्चिमी विरोधी समूह के रूप में देखा जाना आदि है। ये सब कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं भारत के लिए। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लें तो इसकी उत्पत्ति यानी शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत जो है 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। यह संगठन शंघाई 5 समूह से विकसित हुआ था। इसके सदस्यों की बात करें तो मूल शंघाई 5 2001 में कौन कौन से सदस्य देश थे, तो चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस और ताजिकिस्तान था। बाद में इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, तो उज्बेकिस्तान 2001 में, भारत 2017 में, पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में। कुल मिलाकर के कितने सदस्य देश हैं, 10 हैं। 5 पहले और 5 बाद में हैं। 5 बाद में कौन कौन से हैं, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। 2001 में उज्बेकिस्तान, भारत 2017 में, पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में। और ये ईरान वही ईरान है जिस पर अभी जो है इजराइल ने हमला किया था। शंघाई भावना
की बात करें तो एसईओ जिन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, विचार विमर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, साझा विकास की भावना, ये सब संघाई भावना के अंतर्गत शामिल है। संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो राज्य प्रमुखों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इनमें जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, यानी जो स्टेट के हेड होते हैं, वही इस परिषद के सदस्य होते हैं। सरकार प्रमुखों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, यह दूसरी सबसे प्रमुख संस्था है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और अपनी तैयारी को और तेज गति दे रहे होंगे। तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।